ने चीन की तरफ से मिल रही धमकियों के बाद युद्ध के हालात से निपटने के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी। वहां समंदर के बीच उसकी नौसेना और वायुसेना ने मिलकर अभ्यास किया, जिसके लिए उसके जहाज समंदर में चीन के खिलाफ अपनी ताकत दिखाते नजर आए। इस दौरान बड़े बड़े जहाजों पर तैनात तोपों से जब गोले छूटे तो सुनने वालों के होश उड़ गए। असल में यह ताइवान की सेना का सालाना अभ्यास था, जहां न सिर्फ नेवी बल्कि वायुसेना के विमानों ने भी मिसाइलों की बारिश कर चीन की गीदड़ भभकी का जवाब दिया। असल में ताइवान पर कब्जा जमाने की नीयत से चीन आए दिन उसे चेतावनी देता रहता है, जिसके बाद उसने अपनी सेनाओं के संयुक्त अभ्यास के जरिए उससे मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार होने का संदेश दिया। सिर्फ यही नहीं, वहां शहर के अंदर भी लोगों को हवाई हमला होने पर अपनी जान बचाने की ट्रेनिंग दी गई। उसके लिए राजधानी ताइपे में एक खास ड्रिल की गई, जिसके लिए ताइपे के लोगों को पहले ही मैसेज के जरिए अपने अपने घरों में रहने की हिदायत दी गई थी। इसके बाद जैसे ही शहर में सायरन बजा, उन्हें सुरक्षित जगहों पर ले जाने के लिए सड़कों पर पुलिस के जवान तैनात नजर आए। इसके बाद तो चंद मिनटों में पूरा का पूरा शहर सुनसान हो गया। ताइपे के मेयर ने बताया कि शहर के लोगों को बंकरों में भेजा गया ताकि हवाई हमले के दौरान किसी को जान का नुकसान न हो पाए। वहां उन्हें बाकायदा हमले के हालात से निपटने की ट्रेनिंग भी दी गई। साथ ही उसका जवाब देने के लिए मिलिट्री बेस से कुछ लड़ाकू विमानों को भी फौरन रवाना किया गया। झारखंड के कई सरकारी स्कूलों में शुक्रवार की छुट्टी का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि बिहार में भी इसी तरह के मुद्दे पर बवाल खड़ा हो गया। कई हिंदुवादी संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई। आरोप है कि किशनगंज जिले में एक दो नहीं बल्कि 37 सरकारी स्कूलों में रविवार की बजाय शुक्रवार को छुट्टी की जा रही है, जिसका मतलब है कि धर्म के नाम पर भेदभाव कर नियमों की धज्जियां उड़ाई गई और सरकारी स्कूलों में छुट्टी का दिन ही बदल दिया गया। इसके पीछे दलील यह दी गई कि चूंकि उन इलाकों में मुस्लिम समुदाय की आबादी ज्यादा है, इसलिए रविवार को नहीं बल्कि जुमे के दिन यानी शुक्रवार को छुट्टी घोषित की गई। किशनगंज में जैसे ही यह मामला सामने आया, कई हिंदू संगठन इसके विरोध में खड़े हो गए। बजरंग दल ने तो सरकार और प्रशासन से इस पर तुरंत रोक लगाने की मांग कर दी। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो पूरे भारत में जो नियम चल रहा है वही नियम किशनगंज में भी चलना चाहिए। लेकिन आरोप तो यह भी है कि किशनगंज के सरकारी स्कूलों में पिछले कई साल से शुक्रवार को ही छुट्टी दी जा रही है। 37 पूरे जिले में स्कूल्स हैं हमारे, जिनकी सूची प्रखंडों के माध्यम से और हमारे स्कूलों के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बताया गया कि जिले के एक पूर्व शिक्षा अधिकारी के निर्देश पर ही यह नियम लागू किया गया था, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने इस मामले की जांच के आदेश देने में देरी नहीं की, क्योंकि इसी तरह का मामला झारखंड के जामताड़ा और दुमका समेत कई जिलों से सामने आ चुका है, जिस पर अभी तक बवाल थमा नहीं है। यही वजह रही कि बिहार में इसकी जानकारी मिलते ही राज्य सरकार एक्शन में आ गई। जिला शिक्षा पदाधिकारी से प्रतिवेदन मांगा है कि वहां क्या स्थिति है। खबर है कि किशनगंज के उन इलाकों में कई बार सरकारी स्कूलों में शुक्रवार के दिन छुट्टी का विरोध किया गया, लेकिन आरोप है कि मुस्लिम समुदाय की आबादी ज्यादा होने की वजह से विरोध करने वालों की बात नहीं सुनी गई। तमिलनाडु मदुरै मंदिर में एक समारोह के दौरान दो पक्षों के बीच अचानक मारपीट हो गई और काफी देर तक दोनों ओर से लाठी डंडे चलते रहे, जिसमें कई लोग घायल हो गए। इस दौरान मारपीट का बीच बचाव करने पहुंचे कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। हालांकि ये पता नहीं चला कि दोनों पक्षों में मारपीट किस बात को लेकर हुई। उधर पहाड़ी राज्यों पर अगले 4 दिन भारी पड़ सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में तेज बारिश की संभावना जताई। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षा बल ने मुठभेड़ के दौरान 5 लाख के इनामी नक्सली को मार गिराया। ईडी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी। राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के फंड में गड़बड़ी के आरोप में यह कार्रवाई की गई। हॉलैंड में चल रहे वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में दिल्ली पुलिस के जवान प्रवेश तोमर ने देश का नाम रोशन किया। उन्होंने शॉटपुट में गोल्ड जबकि डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इस बीच विदेश के बाद अब भारत में भी शाकाहारी मीट का कारोबार इतना हिट हो रहा है कि कंपनियों के साथ सेलिब्रिटी भी उसमें अपना हाथ आजमा रहे हैं। मीट की शक्ल लेकिन अंदर माल वेजिटेरियन, खासकर खाकर कोई फर्क ही न कर पाए। इस बात ने ही पूरी दुनिया को हैरत में डाला हुआ है और वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों तरह के लोगों को यह खूब पसंद आ रहा है, क्योंकि प्लांट बेस्ड मीट के जरिए जिन वेजिटेरियन लोगों ने कभी मांस चखा भी नहीं, उन्हें मांस न खाकर भी उसे टेस्ट करने का मौका मिल रहा है।
वहीं जो नॉन वेजिटेरियन लोग मीट खाना छोड़ना चाहते हैं लेकिन उन्हें उसका टेस्ट इतना पसंद है कि उसे छोड़ ही नहीं पा रहे, उन्हें भी शाकाहारी मीट का आइडिया पसंद आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्लांट बेस्ड मीट दिखने में, छूने में, स्वाद में, यहाँ तक कि अपनी महक में भी बिल्कुल जानवर के मांस की तरह ही होता है। लेकिन वो मांस होता ही नहीं, वो बनता है शाकाहारी चीजों से, जैसे दाल, मटर, सोयाबीन और नारियल का तेल। विदेश में शाकाहारी मीट का फंडा इतना हिट हुआ कि भारत में भी अब कई कंपनियां इस बिजनेस में एंट्री ले रही हैं। कुछ ही वक्त में प्लांट बेस्ड मीट का कारोबार इतना तेजी से बढ़ा है कि अनुमान है कि 2030 तक इसका बिजनेस $100 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में 8,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। बोलीविया की राजधानी लापाज में एक व्यावसायिक इमारत के हिस्से में भीषण आग लग गई और हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन भारी नुकसान की आशंका है। लापाज की ग्रीन विया मॉल में अचानक 13वीं मंजिल पर भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग बिल्डिंग के पूरे हिस्से में फैल गई। हालांकि आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से में लगी थी तो कई किलोमीटर से देखी जा सकती थी। आग देख आसपास के लोग भारी संख्या में जुटने लगे। कई लोग आग का वीडियो बनाते नजर आए। आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई और कुछ देर बाद पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग की लपटों पर काबू पा लिया। जानकारी के मुताबिक आग से करीब 200 लोग प्रभावित हुए, जिनमें कुछ ने 2014 में अपनी दुकानें खरीदी थी। इधर दावा किया जा रहा है कि बिल्डिंग का निर्माण अवैध तरीके से किया गया था। आंध्र प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं और तेज बहाव में एक कार के बहने की तस्वीरें सामने आई। एलुरु जिले के कन्नापुरम गांव में एक कार चालक उफनाई हुई नहर के बहाव का अंदाजा नहीं लगा पाया और तेज बहाव वाली नहर को पार करने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान कार बंद हो गई, जिससे वो तेज बहाव में फंस गया। स्थानीय लोगों ने किसी तरह से रस्सी डालकर रस्सी के सहारे कार को चालक को तो बचा लिया, लेकिन उसकी कार नदी के तेज बहाव में बह गई। इस बीच राजस्थान में भारी बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। जोधपुर में तो सिर्फ 2 घंटे में ही ऐसी बारिश हुई कि पूरा शहर पानी पानी हो गया। वहां के एक बाजार के बीच से गुजरते बारिश के पानी ने लोगों को दहशत से भर दिया और वहां से आई तस्वीरों को देखकर लोगों के डर का आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। बाजार के बीच से गुजर रहा बारिश का पानी सब कुछ लील जाने को तैयार दिखा। लोग अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित जगहों पर खड़े होकर गरजते पानी को गुजरते देखते रहे। समय बीतने के साथ आसमान से बरसती बूंदों ने बाजार के बीच से बह रहे सैलाब को और खतरनाक बना दिया। पानी की रफ्तार और बढ़ गई। लोग अपनी दुकानों पर खड़े होकर एक दूसरे को बचने की सलाह देते रहे। तभी अचानक एक तरफ से एक कार बहकर आती दिखी। पानी के थपेड़ों के साथ कार आगे बढ़ती रही और वहां मौजूद लोगों का शोर भी बढ़ गया, क्योंकि वहां दुकानों पर खड़े लोगों को ऐसा लगा जैसे कार में कोई मौजूद हो। वो पानी में बह रही कार को रोकने के लिए एक दूसरे की मदद मांगते रहे। इस बीच कार पानी में तैरती आगे बढ़ती रही। हालांकि कुछ पल बाद ही इस बात का पता चल गया कि कार में कोई मौजूद नहीं था और वो कुछ ही मिनटों में पानी की तेज धार में बहकर आगे की तरफ निकल गई। इस दौरान ऐसा लगा मानो वो वहां सड़क के किनारे खड़ी एक दूसरी कार से टकराकर रुक जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और देखते ही देखते कार आंखों से ओझल हो गई, जबकि सड़क के किनारे खड़ी दूसरी कार सैलाब से मुकाबला करती रही। बीच बीच में पानी की तेज धार कार को हिला देती। ऐसा लगता कि किसी भी वक्त दूसरी कार भी पानी में बह जाएगी और कुछ ही मिनटों में ऐसा हुआ भी। हालांकि वो कार ज्यादा दूर तक बहकर नहीं जा पाई। थोड़ी दूर जाने के बाद ही वो सड़क के किनारे की तरफ रुक गई। लेकिन भारी बारिश से डरा देने वाले ये हालात जोधपुर के सिर्फ एक इलाके में नहीं दिखे, बल्कि शहर के कई दूसरे हिस्सों में भी आसमानी आफत ने मुसीबत पैदा कर दी। जहां 2 घंटों तक हुई बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए। जोधपुर के एक इलाके से हैरान कर देने वाली तस्वीरें आईं, जहां दर्जनों गैस सिलेंडर पानी के तेज बहाव में बहते दिखे। बताया गया कि ये खाली गैस सिलेंडर वहां एक गैस एजेंसी के बाहर रखे थे, लेकिन तेज बारिश से वहां देखते ही देखते इतना पानी भर गया कि ये सिलेंडर बहकर वहां से दूर जाने लगे। इसके बाद गैस एजेंसी के कर्मचारियों ने पानी के बीच पहुंचकर सिलेंडरों को पकड़ कर वहां से निकालना शुरू कर दिया। और इस काम में गैस एजेंसी के कर्मचारियों को काफी मुश्किल भी हुई, क्योंकि लगातार हो रही बारिश की वजह से वहां पानी का बहाव तेज होता जा रहा था, जबकि शहर के दूसरे कई इलाकों में तो इतना पानी भर गया था मानो पूरा शहर ही तालाब में तब्दील हो गया। और वहां की सब्जी मंडी का हाल तो और भी बुरा दिखा। पूरी सब्जी मंडी पानी में डूबी हुई दिखी। वहां अपनी दुकानें लगाने वाले दुकानदार सब्जियों को बचाने की कोशिश में जुटे रहे, लेकिन उनकी पूरी कोशिश के बाद भी बड़ी मात्रा में सब्जियां बर्बाद हो गई।
इसके साथ ही बारिश के पानी ने कई मकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। वहां से आई एक तस्वीर में एक घर के अंदर पानी भरा दिखा। घर की ज्यादातर चीजें पानी में डूबी दिखी। घर के लोगों ने तो फ्रिज को पानी से बचाने के लिए कूलर के ऊपर तक रख दिया। इसी तरह जोधपुर के एक अस्पताल में भी चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। वहां से आई तस्वीर में मरीज और उनके तीमारदार पानी के बीच कुर्सियों पर बैठे दिखे। उधर राज्य के भीलवाड़ा जिले में भी बारिश की वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं। वहां एक अंडरपास में भरे पानी में फंसने से एक कार में सवार लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई, क्योंकि वहां फंसी कार धीरे धीरे पानी में डूबने लगी। कार का अगला हिस्सा पानी के भीतर समाने लगा। इस दौरान वहां आसपास मौजूद लोग कार में सवार लोगों को बाहर निकल जाने के लिए आवाज लगाते रहे, लेकिन कार के अंदर बैठे लोग कार का दरवाजा खोलने में नाकाम रहे, जबकि कार का अगला हिस्सा करीब करीब डूब चुका था। कार के अंदर पानी भरने लगा था। उसमें फंसे लोग वहां से निकलने की पूरी कोशिश करते दिखे। तभी वहां मौजूद 2 लोग उन्हें बचाने के लिए अंडरपास में भरे पानी के बीच पहुंच गए। उनमें एक ने किसी तरह कार के दरवाजे खोले और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बचाकर वहां से बाहर ले आए। इसी तरह भीलवाड़ा के एक दूसरे इलाके में एक बस पानी के बीच फंस गई, जिसके बाद खुदाई करने वाली मशीन की मदद से उसमें फंसे लोगों को निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। इस बीच अब राज्यसभा में 19 सांसद सस्पेंड हो गए। टीएमसी सांसद सुष्मिता देव समेत विपक्ष के 19 सांसदों पर सदन में हंगामा करने के मामले में कार्रवाई की गई और उन्हें इस हफ्ते के लिए निलंबित कर दिया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में तख्तियां लहराने और नारेबाजी करने पर फिर चेतावनी दी। संसद चर्चा संवाद के लिए, तख्तियां नारेबाजी के लिए नहीं है। सरकार ने साफ किया कि वो संसद में महंगाई समेत विपक्ष के उठाए सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। हम चर्चा के लिए तैयार है। उधर अमरनाथ गुफा के पास अचानक तेज बारिश होने से वहां मौजूद यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले ठीक इसी जगह पर बादल फटने से तबाही मच गई थी, जिसमें कई लोगों को जान तक गंवानी पड़ी थी। इसलिए जैसे ही वहां तेज बारिश शुरू हुई, अमरनाथ की चढ़ाई चढ़ रहे श्रद्धालु घबरा गए, जिसके बाद उनमें कुछ लोग बगैर देर किए फौरन वहां लगे सेना के बेस कैंप की तरफ चल पड़े, तो वहीं कुछ आगे बढ़ते भी नजर आए। हालांकि वो मुश्किल से कुछ मीटर ही आगे बढ़ पाए थे कि उन्हें वहां मौजूद जवानों ने वापस बुला लिया। अचानक शुरू हुई बारिश इतनी तेज थी कि कुछ ही सेकंड में वहां पहाड़ों से झरने बहने लगे। कुछ जगहों पर तो पानी की मोटी मोटी धार पहाड़ों से जबरदस्त शोर के साथ बहती सुनाई पड़ी, जिसके बाद अमरनाथ यात्रियों को अलग अलग जगहों पर रोक दिया गया। हालांकि कुछ देर बाद जब बारिश बंद हो गई तो श्रद्धालुओं को फिर से दर्शन की इजाजत दे दी गई। और मध्य प्रदेश में लगातार जारी बारिश की वजह से अब मुसीबत आन पड़ी है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र जो है, ग्रामीण इलाकों में बारिश से होने वाली बीमारी भी अब मुश्किलें बढ़ा रही है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में समय पर दवाएं और स्वास्थ्य कर्मियों के न पहुंचने से मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। यहाँ के श्योपुर इलाके की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें बाढ़ के पानी के बीच कुछ लोग मरीजों को ट्यूब में बिठाकर ले जाते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि गाँव में अज्ञात बीमारी की वजह से करीब 20 लोग बीमार हो गए, जिनमें से 5 की हालत नाजुक है। लेकिन किसी स्वास्थ्य कर्मी के गांव न पहुंचने पर लोगों ने खुद ही मरीजों को ट्यूब पर बैठाकर अस्पताल तक पहुंचाया। भीषण बारिश होने की वजह से कई इलाके बाढ़ग्रस्त हो चुके हैं, जिसकी वजह से गांवों का संपर्क मुख्यालय से कट चुका है और ऐसे हालातों के बीच बीमारी भी फैल रही है। लेकिन इन गाँवों तक कोई भी चिकित्सीय सुविधा नहीं पहुँच पा रही और लोगों को खुद ही कोशिश कर अस्पताल तक पहुंचना पड़ रहा है, जिसमें बाढ़ के पानी को पार करना सबसे बड़ी चुनौती है। उधर यूक्रेन के बाद अब रूस की इजराइल से बुरी तरह ठनती दिख रही है। रूस अपने यहाँ इजराइल की एक एजेंसी की ब्रांच को बंद करने की तैयारी में। जब से यूक्रेन में युद्ध छिड़ा है, तब से रूस और इजराइल के रिश्ते पटरी से उतरे हुए हैं, लेकिन रूस को इसकी कोई परवाह नहीं। वो इजराइल पर हमलावर है और इस बार उसने इजराइल की एजेंसी को निशाने पर ले लिया। ये एजेंसी रूस में रह रहे यहूदियों को इजराइल में बसने के लिए मदद करती है, लेकिन पिछले हफ्ते रूस की जस्टिस मिनिस्ट्री उसे बंद करवाने के लिए मॉस्को की एक कोर्ट पहुंच गई। 2 दिन बाद यानी 28 जुलाई को इस मामले में सुनवाई है और ये लगभग तय है कि कोर्ट रूस की सरकार की अपील को मंजूरी दे देगी। रूस का कहना है कि इजराइल की एजेंसी उसके यहाँ के कानून का उल्लंघन कर रही है, लेकिन कौन सा कानून, तो ये उसने नहीं बताया। ऐसे में रूस के कदम को उसके इजराइल को धमकाने के पैंतरे के तौर पर देखा जा रहा है। खुद इजराइल मान रहा है कि रूस उससे यूक्रेन के साथ खड़े होने का बदला ले रहा है और उस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री यार लापिड तो 2 टूक कह चुके हैं कि अगर रूस में यहूदी एजेंसी पर ताला लगा तो रूस और इजराइल के रिश्तों को चोट पहुंचेगी। उन्होंने अपने यहाँ आनन फानन में एक डेलीगेशन को भी रूस के अधिकारियों से बात करने का काम सौंप दिया है।
लेकिन रूस ने इजरायल के उस प्रतिनिधिमंडल को अब तक अपने देश में आने की मंजूरी तक नहीं दी। इसलिए रूस के तेवर देखकर इजरायल की भी त्योरियां चढ़ गईं। इजरायल ने धमकी दी कि अगर रूस ने यहूदी एजेंसी पर बैन लगाया तो वो भी चुपचाप उसे बर्दाश्त नहीं करेगा, बल्कि वो रूस पर एक्शन की पूरी लिस्ट तैयार कर रहा है ताकि रूस को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। असल में जो जूइश एजेंसी फॉर इजरायल फसाद की जड़ बनी हुई है वो 90 साल से भी ज्यादा पुरानी एजेंसी है। 1929 में बनी ये एजेंसी है तो दान संस्था, लेकिन इजराइल की सरकार से बेहद करीबी से जुड़ी हुई है। और तो और 1948 में इजरायल को वजूद में लाने के लिए जूइश एजेंसी फॉर इजरायल ने काफी अहम रोल भी निभाया था। 1989 में उसने तब के सोवियत संघ में काम करना शुरू किया था, जिसके बाद वहां से लाखों यहूदी इजरायल में बस गए और आज इजरायल के 10 लाख से ज्यादा नागरिक कभी सोवियत संघ के ही रहने वाले थे। इसलिए इजरायल की सरकार एजेंसी को बैन करने की कोशिश पर भड़की हुई है और रूस से भिड़ने के लिए बाजुएं चढ़ाए बैठी है।